हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, हम लोग आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th की बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्लड के कंपोजिशन, फंक्शन, आरबीसी, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जैसी टॉपिक्स पे बात की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके पीडीएफ नोट्स भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स पे बात करेंगे। इसमें हम डब्ल्यूबीसी की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए और इस काउंट में अगर कोई इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो जाता है तो उससे क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे और डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन करके उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं और वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ में, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम आए तब तक आपका हर एक क्लासमेट्स हमारे चैनल से जुड़ पाए, ये इंश्योर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के फीचर्स के बारे में। न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में। ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में स्पेंड करते हैं, जबकि बहुत ही थोड़े समय के लिए ब्लड में रहते हैं। इनका जो शेप है वो फिक्स होता नहीं है, बिल्कुल एक अमीबा की तरह डब्ल्यूबीसी भी स्यूडोपोडिया फॉर्म कर सकता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी का जो शेप है वो अमीबॉइड बताया जाता है। अमीबॉइड शेप होने से क्या हेल्प मिलती है डब्ल्यूबीसी को, उसके बारे में देखते हैं। देखो, अमीबॉइड शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी हेल्प देम टू स्क्वीज आउट का मतलब है कि ये जो कैपिलरीज आप देख रहे हैं, कैपिलरीज में फाइन फाइन पोर्स होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स में से बाहर निकल आती है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम स्क्वीज आउट होना बोलते हैं, बाहर निकलना बोलते हैं। कैपिलरीज में से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं इसके स्यूडोपोडिया यानी कि अमीबॉइड शेप इसका, और साथ में बैक्टीरिया को इनगल्फ करने में भी ये स्यूडोपोडिया की हेल्प लेता है। और बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कैपिलरी है और कैपिलरीज में से किस तरह से डब्ल्यूबीसी बाहर आ रहा है। कैपिलरी के पोर्स में से देखिए इस तरह से बाहर आने के लिए ट्राई कर रहा है। बाहर जो इसे बैक्टीरिया दिख रहा है, इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए किस तरह से डब्ल्यूबीसी ने स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लिए हैं आप देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में इसने बैक्टीरिया को लगभग इनगल्फ कर लिया है और फाइनली थर्ड स्टेप में ये इसे डाइजेस्ट करने के लिए एकदम रेडी है। बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की प्रोसेस फैगोसाइटोसिस बोली जाती है, लेकिन कैपिलरीज में से बाहर आने की जो प्रोसेस है उसे डायापैडिसिस कहते हैं। देखो लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डब्ल्यूबीसी ओजिंग आउट फ्रॉम कैपिलरीज इज कॉल्ड डायापैडिसिस। तो चलिए बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में आरबीसी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती हैं। जहां आरबीसी आपकी बॉडी में 5 मिलियन पर mm क्यूबिक ब्लड में होती हैं, वहीं पे डब्ल्यूबीसी ओनली 4000 टू 8000 पर mm क्यूबिक ब्लड में होती हैं। डब्ल्यूबीसी के काउंट में 50,000 से ज़्यादा का इंक्रीजमेंट ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो चुका है। ल्यूकोपेनिया एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है एबनॉर्मल तरीके से, 4000 से भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। वहीं पे अगर डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी के बराबर हो जाता है, यानी कि 5 मिलियन पर mm क्यूबिक ब्लड के ऑलमोस्ट जाके हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया को नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लड कैंसर कहा जाता है, जो एक फैटल डिजीज है, जानलेवा बीमारी है, और इसका जो ओनली ट्रीटमेंट है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसका ओनली ट्रीटमेंट है। अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस के बारे में। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी का डिफेंस करना। बॉडी की डिफेंस करने के लिए डब्ल्यूबीसी 3 तरह की प्रोसेसेस को यूज करता है। इसमें से पहला है फैगोसाइटोसिस, दूसरा इन्फ्लेमेशन और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज।
फैगोसाइटोसिस आप पहले भी देख चुके हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच WBC इनगल्फ बैक्टीरिया एंटर्ड इन बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, देखिए, इन्फ्लेमेशन अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजरी टू लोकलाइज द इन्वेजन ऑफ जर्म्स। हमारी बॉडी में जब कहीं भी इंजरी होती है तो बाउंड वाले स्पॉट पे जर्म्स का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। उस अटैक को लोकलाइज करने के लिए हमारा जो टिश्यूज होते हैं वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। इस रिएक्शन को ही हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन हुआ है ये हम कैसे पता करेंगे, तो इन्फ्लेम्ड स्पॉट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, स्वेलिंग हो जाती है उस पॉइंट पे, रेडनेस हो जाती है, पेन होता है और साथ में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल हीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के बाद में पस का फॉर्मेशन होता है। पस इज mainly formed after the inflammation which is composed of dead WBC। पस किससे मिलके बना होता है, डेड WBC से और टिश्यू सेल से। अब ये डेड कैसे हो गए हैं, तो जो बैक्टीरिया ने अटैक किया था उस बैक्टीरिया ने WBC और टिश्यूज को डेड कर दिया है जिससे कि पस बना है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो देखो, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जब हमारी बॉडी में जर्म्स का अटैक हो जाता है तो वो जर्म्स हमारी बॉडी में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं जो हमें बीमार बनाते हैं। इन पॉइजनस सब्सटेंसेस के रेस्पॉन्स में हमारी WBC भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती हैं जो कि उन पॉइजनस सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो WBCs प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच न्यूट्रलाइज द जर्म्स एंड पॉइजन्स फ्रॉम देम। अब एंटीबॉडीज़ की एक स्पेशलिटी है कि ये कुछ टाइम के लिए, यानी बीमारी से ओवरकम होने के कुछ दिनों तक ये हमारी बॉडी के अंदर बने रहते हैं और वो जो पर्सन है जो बीमार हुआ था वो अब उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो जाता है, यानी कि अब उसे हाल फिलहाल में वो बीमारी होने वाली नहीं है। यही जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एंटीबॉडीज में रिमेन इनसाइड द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द डिजीज हैज बीन ओवरकम। डिजीज से ओवरकम होने के बाद में भी एंटीबॉडीज किसी पर्सन की बॉडी में बने रह सकते हैं। तो दस द पर्सन बिकम्स इम्यून टू दैट डिजीज, और वो पर्सन उस डिजीज के अगेंस्ट इम्यून हो जाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC के टाइप्स के बारे में। तो WBC को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक है ग्रैन्युलर WBC और दूसरे होते हैं नॉन ग्रैन्युलर WBC। जो ग्रैन्युलर होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स होते हैं और जो नॉन ग्रैन्युलर होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस है ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर में कि जो ग्रैनुलर WBC होते हैं इनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडेड होता है 2 और मोर लोब्स। इनका जो न्यूक्लियस है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोब्स में डिवाइडेड होता है, जबकि नॉन ग्रैनुलर में जो न्यूक्लियस रहता है वो सिंगल होता है और लार्ज होता है, डिवाइडेड नहीं होता है। ग्रैनुलर WBC 3 तरह के होते हैं, एक तो न्यूट्रोफिल्स, दूसरे इओसिनोफिल्स और तीसरे वैसोफिल्स। और नॉन ग्रैनुलर WBC 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओवरऑल बात करें अगर WBC के टाइप की तो कुल मिला के 5 तरह के WBC हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, वैसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इसमें से ये 3 जो हैं ये ग्रैनुलर होते हैं और बाकी के जो 2 हैं ये नॉन ग्रैनुलर होते हैं। आइए बात कर लेते हैं इन पांचों के इंडिविजुअल अपीयरेंस, फीचर्स और फंक्शंस के बारे में। देखो, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो हैं ये तीनों ही ग्रैनुलर WBC हैं और इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैनुअल्स दिख भी रहे होंगे। देखो ये ग्रैनुअल्स हैं। ऐसे ही इओसिनोफिल के साइटोप्लाज्म में भी आपको ग्रैनुअल्स दिख रहे होंगे। बेसोफिल्स के साइटोप्लाज्म में भी ग्रैनुअल्स हैं और बाकी के जो बचे हुए 2 हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स होते नहीं हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं ये दोनों नॉन ग्रैनुलर WBC बोले जाते हैं। ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर में एक और डिफरेंस होता है, वो होता है न्यूक्लियस का। तो जो ग्रैनुलर WBC होते हैं इनका न्यूक्लियस डिवाइडेड रहता है इनटू 2 और मोर लोब्स,
तो देख लेते हैं जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनका न्यूक्लियस आप देख सकते हैं कि 3 लोब्ड है, यानी कि 3 लोब्स में डिवाइडेड है। इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस है ये 2 लोब्ड है, यानी कि 2 लोब्स में डिवाइडेड है। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस डिवाइडेड तो होता है बट ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसलिए इनडिस्टिंक्टली लोब्ड न्यूक्लियस इसे बोलते हैं। बाकी के ये जो दोनों हैं नॉन ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इनका न्यूक्लियस डिवाइडेड नहीं होता, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस इसमें होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब और देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स को और इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को, देख लेते हैं क्या क्या और फीचर्स इनके होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का नाम न्यूट्रोफिल्स इसलिए है क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो स्टैन होते हैं न्यूट्रल डाइज से। देखो न्यूट्रल डाइज है और यहाँ पे भी न्यूट्रो जो है वो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो न्यूट्रोफिल्स इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो स्टैन होते हैं न्यूट्रल डाइज से। ऐसे ही इओसिनोफिल्स का नाम इओसिनोफिल इसलिए है क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो इओसिन सॉल्यूशन से स्टैन होते हैं। इओसिन सॉल्यूशन जो कि रेड कलर का होता है, एक एसिडिक डाई है ये, इससे स्टैन होते हैं। ऐसे ही बेसोफिल्स का नाम बेसोफिल इसलिए है क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं ये बेसिक डाई से स्टैन होते हैं, जिसे मिथाइलिन ब्लू कहते हैं। आपको ये ब्लू कलर के इसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो दिख रहे होंगे। तो न्यूट्रोफिल्स का जो फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस करना, यानी कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करना। इओसिनोफिल्स एलर्जी से एसोसिएटेड होते हैं, तो इनका जो काउंट है वो एलर्जी के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है और साथ में ये एंटीटॉक्सिन्स भी सेक्रेट करते हैं। बेसोफिल्स जो हैं इनसे एक केमिकल सेक्रेट होता है जिसे हम हिस्टामाइन कहते हैं। हिस्टामाइन डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेमेशन के टाइम पे। लिम्फोसाइट्स जो कि स्मॉलेस्ट WBC होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, और मोनोसाइट्स जिनका न्यूक्लियस किडनी के शेप का होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि अटैक हो जाता है जर्म्स का आपकी बॉडी में, वहाँ पे ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये भी इंजेस्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया को। लाइफ स्पैन की बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, तो ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वो देख लेते हैं। देखो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, जबकि लिम्फोसाइट्स जो हैं लिम्फोसाइट्स लीवर में भी प्रोड्यूस होते हैं, स्प्लीन में भी, लिम्फ नोड्स में भी और रेड बोन मैरो में भी प्रोड्यूस होते हैं। तो बाकी के जो 4 हैं वो केवल बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में और रेड बोन मैरो, इन सब में ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं और ये स्मॉलेस्ट WBC होते हैं। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई फॉर्मेशन की। अब बात करेंगे इनकी डेथ की, कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं। तो देखो RBC की तरह WBC भी डिस्ट्रॉय होते हैं लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, जहाँ पे इनका प्रोडक्शन साइट होता है वहीं पे जाके ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो देखो लाइफ स्पैन जो है वो इनका एवरेज होता है 2 वीक्स का, लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इन 5 में से जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कुछ ही घंटों तक जीवित रहते हैं, उसके बाद में ये डेड हो जाते हैं। तो बाकी के जो 4 हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो अबाउट 2 वीक्स रहता है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स कुछ घंटों तक अलाइव रहने के बाद में डेड हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है कि नॉन ग्रैनुलर WBC के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। स्मॉलेस्ट WBC आपको बताना है कौन सी होती है, फंक्शन बताने हैं, लिम्फोसाइट के मेंशन करना है, कंडीशन इन विच WBC काउंट डिक्रीजेज एबनॉर्मली और एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ WBC, ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं उन साइट्स का नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम आपको बताना है और नेचर भी बताना है उस डाई का जिससे ग्रैनुअल्स, बेसोफिल्स के जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो स्टैंड रहते हैं, उस डाई का नाम और नेचर आपको मेंशन करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोसेस का नाम आपको बताना है जिसमें WBC ऊज आउट हो जाते हैं, कैपिलरी से बाहर निकल आते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है।
तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।